Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 94 फॉर बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है 25/9/2020 के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उस समय का एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। 1960 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया गया क्योंकि हमारे देश के अंदर जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उन्होंने बहुत से सत्याग्रह किए और अंग्रेज़ी सरकार को झुका दिया था। तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी उनकी छवि एक नेता के रूप में उभरने लगी। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इनऑग्रेशन प्रोग्राम में उन्हें बुलाया गया। उद्घाटन समारोह के अंदर उनसे एक स्पीच दिलवाई गई। भाषण के अंदर उन्होंने सबसे पहले अभिजात वर्ग और धनी लोगों की उपस्थिति और गरीब वर्ग की अनुपस्थिति पे अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनका मतलब ये था कि जहाँ धनी और अभिजात वर्ग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में या उसका निर्माण करने में जितना हाथ धनी लोगों का है, उसी तरीके से फिजिकल लेबर भी तो किसी ने प्रदान किया है। गरीब वर्ग लेबर के रूप में जितना भी काम किया होगा तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना होगा। इसलिए उनकी प्रेजेंस को दरकिनार क्यों किया गया, नज़रअंदाज क्यों किया गया? उनका मतलब था गरीब वर्ग भी वहाँ पे मौजूद रहे, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे वो मजदूर के रूप में है। उनका मतलब था कि भारत का अगर हमें उद्धार करना है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अधिकतर गरीब है, और अगर हम भारत का उद्धार करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ज़रिया है, हम किसान का सम्मान करना सीखें। अगर हम वकील, बड़े बड़े प्रोफेसर्स या फिर धनी जमींदार, अगर इनका हम ज़्यादा संरक्षण करने की कोशिश करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अगर हमें अपने देश को उठाना है तो हमें किसान के हालात पर चर्चा करनी चाहिए, किसान के लिए अच्छे अच्छे कार्य करनी चाहिए, अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, ताकि उन पर करों का जो बोझ है वो कम होता चला जाए और उनकी बचत बढ़े। किसान हमारे देश का अन्नदाता होता है। हम हर परिस्थिति में उभर कर आ सकते हैं, लेकिन अगर अकाल जैसे हालात के अंदर लोगों को जब खाने को ही कुछ नहीं मिलेगा तो विभिन्न तरह की बीमारियां भी उनको ग्रसित कर लेंगी और वो ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक शुरू होता है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी वाज एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916। फरवरी 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। उसमें महात्मा गांधी जी को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से अपना वक्तव्य प्रकट करने का मौका मिला। सबसे पहले इस दौरान उन्होंने अपनी बातें राष्ट्र के सामने रखी, भारतीय राष्ट्र के सामने रखी। बिफोर दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज कन्फाइंड ओनली टू रिच और एलाइट क्लास। इससे पहले कांग्रेस का जो परिचालन था, या कांग्रेस अभिजात वर्ग के अनुसार या धनी लोगों के अनुसार ही कार्य कर रही थी, उन्हीं का प्रभाव उसके अंदर नज़र आता था। उसके जितने भी आंदोलन हुए या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के जरिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की जो सहभागिता थी वो कुछ हद तक ही मतलब सही जगह पहुंच रही थी। रिच और एलाइट क्लास ही उसको चलाने के लिए वहाँ तक सीमित थी, केवल धनी वर्ग या फिर अभिजात वर्ग तक सीमित थी। सारे समुदाय को या गरीब वर्ग को इसके अंदर कहीं कोई जगह नहीं थी। इसके बाद गांधी जी शोड हिज वरी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रिच एंड बेडेक्ड नोबलमैन। उनका मतलब था अभिजात वर्ग और धनी लोगों की उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस उद्घाटन समारोह में मौजूद है, लेकिन गरीब वर्ग की अनुपस्थिति क्यों है? क्या गरीब वर्ग ने कोई भी कार्य नहीं किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के अंदर क्या उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रोल नहीं है कि उनको उद्घाटन समारोह के अंदर बुला करके उनका सम्मान किया जाए? क्या हमारे सोसाइटी में सिर्फ धनी लोगों की इज्जत है? उनका कहना था क्या राजनीतिक संस्थाएं या जो हमारे कानून हैं वो सिर्फ गरीबों के अमीरों के हक के लिए भी हैं, अमीरों को संरक्षण प्रदान करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं? उनका मतलब था सबको समान रूप से लेके आना है, ये सार्वजनिक मंच है और सबको समान रूप से हक मिलना चाहिए। एब्सेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस, उनको चिंता इस बात की थी केवल धनी वर्ग सामने आके बैठा है, धनी वर्ग सभी तरह की गतिविधियों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है
और गरीब वर्ग को दरकिनार कर दिया गया है, उसको एक तरफ कर दिया गया है। उनका मानना था कि इनको भी बुलाया जाए। ही टोल्ड दैट साल्वेशन ऑफ इंडिया वाज नॉट पॉसिबल। उनका मानना था कि भारत का उद्धार तभी संभव है जब वह गरीबों का उद्धार करे, मतलब किसानों के प्रति सहानुभूति रखे, मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखे। टेकिंग परसेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस, उनकी जो इस तरह की भावनाएं थी उनको उन्होंने कार्य रूप कब प्रदान किया। उनको इस तरह के चांसेस तुरंत ही मिल गए 1916 के तुरंत बाद 1917 के अंदर, जब बनारस विश्वविद्यालय के प्रोग्राम के बाद में उनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। तो गरीब भी उनके सामने आकर अपनी बातें रखने लगे। चंपारण का एक किसान, जो कि बिहार में चंपारण नामक स्थान है, वहाँ एक किसान उनके सामने अपनी बातें रखता है। वह अपनी शिकायत करता है कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने नील की खेती को दबाव देकर के उनसे करवाया जा रहा है, जबकि वो एक घाटे का सौदा है किसान के लिए। उन पर बेमतलब का एक्स्ट्रा वजन उस पर डाला जा रहा है, जबकि वे नॉर्मल तरीके से अपनी कोई भी बचत की खेती कर सकते थे, लेकिन उनको ऐसा करने से रोका गया है। तो उनकी बात से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया में आने के बाद सत्याग्रह का आयोजन चंपारण में शुरू किया और चंपारण के लोगों को उनके साथ में न्याय दिलवाया। जो नील की खेती के लिए बेमतलब का प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था, उसको कम कराया। इसके बाद तुरंत अगले ही साल खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में महात्मा गांधी जी आगे आए, उनको नेतृत्व प्रदान किया। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल चल रही थी, वे अपने हक के लिए डिमांड कर रहे थे, अच्छी बेहतर कार्य स्थितियों की डिमांड कर रहे थे। उनकी वो डिमांड गवर्नमेंट से उन्होंने पूरी कराई, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर कराई, काम के घंटे सुनिश्चित किए और उनको उनका हक दिलाया। उसी समय पर खेड़ा नामक स्थान पर गुजरात के अंदर एक किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उनकी डिमांड थी कि उनकी खुद की फसल चौपट हो गई है, मानसून की बहुत अधिक ओलावृष्टि की वजह से, या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ऐसी परिस्थिति में भी उनसे लगान मांगा जा रहा है, वो कैसे उसको प्रदान कर सकते हैं। तो उनकी इस संबंध में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उनकी बात रखी और उनको इसमें राहत दिलवाई, यानी वहाँ भी उन्हें छूट दिलवाई। इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह है उसमें महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया। अगर हम सबसे पहले सत्याग्रह की बात करें तो वो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में चलाया था और वो अपने सत्याग्रह में सफल हुए थे। इसी से उनकी लोकप्रियता आगे बढ़ी। अब इंडिया में जैसे ही इन 3 सत्याग्रहों के अंदर महात्मा गांधी जी को कामयाबी मिली तो बाकी नेताओं पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ने लगा। बाकी सब लोग उनकी तरफ एक टकटकी लगाकर देखने लगे कि इसमें इस व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण बहुत अच्छा है, ये अंग्रेज़ों से भी अपनी बातें मनवा सकता है और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, बगैर किसी हिंसा किए, बगैर किसी उग्रवादी विचारधारा के। इसके बाद है गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर पीजेंट वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद मिल। पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए 2 जगह पर उसने सत्याग्रह का आयोजन किया। बिहार के अंदर चंपारण नामक स्थान पर नील की खेती के विरोध में, दूसरा खेड़ा नामक स्थान पर गुजरात के अंदर, वहाँ फसल चौपट होने के बाद उनके लगान माफ कराने के संबंध में। तो यहाँ 2 आंदोलन के इनके लिए हो गए सत्याग्रह किसानों के लिए। एक था अहमदाबाद के मिल मजदूरों का, जो कि अपने बेहतर कार्य स्थितियों की डिमांड कर रहे थे, उनका हक दिलवाया महात्मा गांधी जी ने। टॉपिक नंबर 2 है मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया में आया। इसके अध्यक्ष बनाए गए सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस कमीशन की, इस आयोग की अध्यक्षता की। ये क्यों इंडिया भेजा गया? ताकि इंडिया के लोग आज़ादी प्राप्त करने के लायक हैं या नहीं, आज़ादी प्राप्त करने के दौरान क्या क्या तैयारियां इंडिया के लोगों को करनी होंगी, तो वो कौन कौन सी सिफारिशें थी, कौन कौन से वो प्रस्ताव थे, कौन कौन से वो प्रोविज़न थे इसके अंदर, जिनके बारे में चर्चा की जाती है कि जो क्रिप्स मिशन था वह भारत के लिए अहम था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डोमिनियन स्टेट। क्रिप्स मिशन में भारतीय प्रांतों को, रियासतों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिलाया गया, यानी पूरे भारत को, कंप्लीट इंडिया को अधिराज्य की स्थिति में रखना चाहते थे अंग्रेज।
उनका मानना था कि सुप्रीम जो गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी अंग्रेजों की, और उसके नीचे प्रिंसली स्टेट्स जो होंगे वो इंडियंस के होंगे, यानी अधिराज्य की स्थिति रखना चाहते थे, भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टिंग बाय इलेक्टेड मेंबर्स। इसके बाद अगला कार्य इनकी सिफारिश थी कि संविधान सभा का गठन करना संविधान बनाने के लिए, और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए, उनकी ये सिफारिश थी। नेक्स्ट था प्रोविंसेस विच डिड नॉट एग्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन वुड रिटेन देयर प्रेजेंट पोजीशन। और जो भी रियासतें अगर कॉन्स्टिट्यूशन से अब सहमत नहीं है या उसको मानती नहीं है तो वो अपनी वर्तमान स्थिति में रह सकती हैं, यानी वो सेपरेट रहना चाहें तो अलग से रह सकती हैं। इस तरह के प्रावधानों का लाभ जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों ने भी उठाया, कुछ और जूनागढ़ जैसी रियासतों ने भी, हैदराबाद जैसी रियासत ने उठाया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। नेक्स्ट है प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेशन। इसके अलावा जहाँ पर अंग्रेजी रियासतों के कुछ शासन और प्रशासन चल रहे थे, उनको भी मोटिवेशन इस चीज़ से मिला कि वे भी भारतीय सरकार में शामिल हो सकते हैं, अगर उनकी मर्जी है तो वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर, और इसके अलावा भारत में और इंग्लैंड के अंदर या ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक समझौता होगा जो राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण को लेकर के होगा, क्योंकि उस समय तक सभी तरह के राजनीतिक और सभी तरह की जो डिसीजंस लेने होते थे तो ग्रेट ब्रिटेन लेता था, लेकिन अब आज़ाद भारत होने वाला है तो वो सभी सार्वजनिक जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो उसको प्रदान की जानी थी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। अंग्रेज़ों ने इस बात का भी ख्याल रखा क्रिप्स मिशन के जरिए कि जो गरीब है या जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसको कुछ हद तक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या फिर उसको कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है अल्पसंख्यक, चाहे वो जातिगत रूप से हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, किसी न किसी तरीके से उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, रिजर्वेशन का प्रावधान रखने के लिए उन्होंने सिफारिश की। तो ये प्रावधान थे हमारे संविधान के। इसके अंदर पहले टॉपिक में हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया। उन्होंने वहां पर धनवान लोगों की उपस्थिति के बारे में और गरीब लोगों की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। उनका मानना था समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर हक मिलना चाहिए क्योंकि सबका योगदान बराबर है। गांधी जी ने जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं उनका मतलब था भारत का उद्धार उसी में हो सकता है जब वह गरीब वर्ग का भी उतना ही हितैषी होगा, खासतौर पे किसानों के प्रति हमदर्दी रखेगा, मजदूरों के प्रति हमदर्दी रखेगा। और उनको उसी साल उन्हें मौका भी मिल गया, चंपारण के एक किसान के द्वारा अपनी समस्याएं उनके सामने रखी गई और चंपारण सत्याग्रह में वे तुरंत बिहार के अंदर जाकर के अपनी गतिविधियों में लग गए और चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया। वहाँ जो नील की खेती ज़बरदस्ती लोगों से कराई जा रही थी उसके विरोध में उन्होंने नेतृत्व सत्याग्रह के रूप में नेतृत्व किया। अगले टॉपिक के अंदर क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पहले पॉइंट के अंदर इनके अध्यक्ष जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जिनके नाम पे क्रिप्स मिशन पड़ा है, क्रिप्स आयोग इन्हीं के नाम पे पड़ा है। इसके बाद डोमिनियन स्टेट, भारतीय राज्यों को या भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसकी मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट के जरिए प्रशासित होगा। इसके बाद भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करने की सिफारिश की गई जो कि निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है जो रियासतें अगर संविधान को नहीं मानती हैं या उससे एग्री नहीं हैं वो अपने वर्तमान स्थिति में रह सकती हैं। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स को ये हक दिया गया था कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको इनवाइट किया गया था। इसके बाद इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक समझौता होने की सिफारिश की गई थी जिसमें पॉलिटिकल पावर के हस्तांतरण की बात की गई है, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर है, जो उस समय तक डिसीजन ग्रेट ब्रिटेन हमारे लेता था, अब भारत आज़ाद होने को वाला है तो भारत को ये सारी सत्ता सौंपनी थी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, अंग्रेज़ों ने इस बात का भी ख्याल रखा कि जो अल्पसंख्यक समूह है उसका कोई शोषण ना कर सके, इसलिए उनके हक के लिए प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ का प्रावधान उन्होंने रखा। इस प्रकार ये आपके दोनों